इश्क इबादत पार्ट 10। इश्की आरव से बोली, मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। इश्की इस वक्त आरव से बहुत डर रही थी। आरव को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने गुस्से को आरव ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अभी इश्की से कुछ भी कहा तो वो पैनिक करेंगे। इसलिए आरव खुद को शांत करते हुए बोला, ठीक है, तुम दे देना मुझे डाइवोर्स, लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ और सो जाओ। इश्की को यकीन नहीं आ रहा था आरव डाइवोर्स के लिए इतनी जल्दी मान जाएगा। इश्की बोली, मेरी बात को हल्के में मत लीजिए, मैं सच में आपसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। आरव बड़े कैजुअली बोला, मैंने कहा ना, हाँ तुमने कहा और मैंने मान लिया। अब बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम आराम करो। इश्की बेड पर लेटे हुए सोचने लगी, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, जब मुझे पता था कि ये आदमी जल्लाद है, फिर भी मैंने इससे शादी कर ली। पर अब क्या ही करूं? कल की सुबह मेरे लिए बहुत टफ होने वाली है। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में परेशानियों ने डेरा डाला हुआ था। अगली सुबह इश्की वक्त से आधा घंटा पहले उठकर रेडी हो गई, क्योंकि वो आरव का सामना नहीं करना चाहती थी। पिछली रात ही उसने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि अब जब उसका डाइवोर्स आरव से होने ही वाला है, तो वो जितना हो सके उतना आरव से दूर रहेंगी। अगर वो आरव से टकराई भी तो वो आरव को पहले की तरह गुस्सा नहीं दिलाएंगी। आफ्टर ऑल उसकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। बस एक यही सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। जैसे ही इसकी लिविंग रूम में पहुंची, वहां से उसे वही आदमी दिखा जिसे वो इग्नोर करना चाहती थी। आरव वही बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। आओ इसकी बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। आरती जी ने आवाज लगाई। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ, बोलकर इसकी एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से कोल्ड वॉइस आई, स्टॉप देयर। इसकी जो अभी अपनी सैंडल पहन रही थी वो वहीं रुक गई। आरव ग्रेसफुली अपने हाथ पोंछते हुए बोला, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, हम साथ में ऑफिस चलेंगे। आरव ने अपना लैपटॉप निकाला और सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। इसकी आरव से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही आराम से टेबल पर आकर बैठ गई। आरव को देखकर इश्की की भूख पहले ही मर गई थी और आरव के सामने इश्की के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। वो खाने का एक बाइट ले रही थी और दूसरे ही पल आरव को देख रही थी। बहुत मुश्किल से इश्की ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। आरती जी बोली, इश्की बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इश्की बोली, जी आंटी, आई एम फाइन। जैसे ही आरव ने देखा इश्की का ब्रेकफास्ट हो गया है, आरव ने अपनी लैपटॉप बैग ली और कार में जाकर बैठ गया। इश्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी आरव के पीछे चली गई। आरव पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और इश्की आरव के पास बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए इश्की पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए डोर खोला, लेकिन वह पहले ही आरव का ऑफिस का सामान रखा हुआ था, इसलिए इश्की को मजबूरन पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ा। इश्की विंडो को चिपक कर बैठ गई। पूरे रास्ते इश्की ने आरव से कोई बात नहीं की। करीब 20 मिनट बाद एक लग्जरियस कार कपूर इंडस्ट्रीज के सामने रुकी। इश्की को आरव के कार से उतरता देख ऑफिस के लोग आपस में खुसफुसाने लगे, ये इश्की बॉस के साथ क्या कर रही है? सभी लोग इश्की को घूर रहे थे, जिससे इश्की को बहुत एम्बरेस फील हो रहा था। इश्की आरव के पीछे उसके कैबिन में चली गई और वो आरव के सामने एक पेपर रखकर बोली, मिस्टर कपूर, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। इतना बोलकर इश्की वहाँ से जाने लगी। तभी उसे आरव की शैतानी हंसी सुनाई दी। इश्की ने पलटकर देखा और बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपका ऑफिस छोड़कर जा रही हूँ। इतना बोलकर इश्की वापस जाने के लिए मुड़ी। तभी आरव अपनी भारी आवाज़ में बोला, तुम्हें पता है तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो उसका बजट कितना है? इट्स 45 मिलियन। इश्की बोली, पता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरव बोला, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 डिज़ाइनर हायर किए हैं, जिनमें से एक तुम हो, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, और तुम्हें पता होगा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी।
इश्की बोली, आप कहना क्या चाहते हो? आरव डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके कंपनी छोड़कर जाती हो तो तुम्हें मुझे पेनल्टी देनी होगी, यानी तुम्हें मुझे 2 करोड़ देने होंगे। सो अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम मुझे 2 करोड़ दो और फिर तुम आज़ाद हो। ये सुनते ईशी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो बोली, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। और 2 करोड़? आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। मैं आपको 2 करोड़ कहाँ से दूँ? और मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से पढ़ा है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। आरव अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठ गया और हाथ में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, यू नो व्हाट, जिस मुकाम पर मैं आज हूँ उस मुकाम पर पहुँचना तो दूर, कोई उस तक पहुँचने का सपना भी नहीं देखता। इसलिए मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। तुम अच्छे से सोच लो, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें हो सकती है। इश्की को आरव के बात में एरोगेंसी साफ नजर आ रही थी। इश्की परेशान होते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़कर जाऊंगी तो मुझे 2 करोड़ देने होंगे। इश्की बहुत परेशान लग रही थी और आरव गौर से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। आरव बोला, आई थिंक तुम्हें एक बार और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए। इश्की बोली, हाँ ज़रूर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। आरव ने उसके आगे एक फाइल रखी। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी। इश्की आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी फाइल देखने लगी और उसे पढ़कर इश्की की आंखें फटे की फटी रह गई। वही आरव तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आई होप अब तुम्हें यकीन आ गया होगा, इसलिए मुझे अब 2 करोड़ दो, देन यू आर फ्री टू लीव। इश्की गुस्से में फाइल टेबल पर पटकते हुए बोली, दैट्स नॉट फेयर मिस्टर कपूर, मुझे अच्छे से याद है उस दिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अच्छे से पता है आप ये जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हैं, है ना? आप मुझे ऑफिस छोड़कर जाने नहीं देना चाहते हैं, अपने आसपास रखना चाहते हैं। फिर इश्की मन में बोली, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और अब देखो कैसे मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आरव बोला, गलत फहमी है तुम्हारी। वो कहते हैं ना, इंसान को कोई जानवर पाल लेना चाहिए, लेकिन गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तुम्हें पास रखने के लिए मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब भी मेरी वाइफ हो। अगर मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। लेकिन फिलहाल हम ऑफिस में हैं और यहाँ मैं एक बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय, और मुझे अपने पैसों से बहुत प्यार है, जिसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, और मैं पैसे यूं ही किसी एम्प्लॉय पर वेस्ट नहीं करता। हाँ, मगर मेरी वाइफ पर कर सकता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है, अपने हस्बैंड से कोई हेल्प नहीं लेती। इश्की बोली, ठीक है तो फिर मैं कहीं और जॉब करके अपने आपको किस्त में पैसा चुका दूंगी। आरव अपने आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं रोड साइड शॉप वाला नजर आता हूँ जो तुम मुझे किस्त में पैसे दोगी? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। इश्की बोली, ठीक है, ये प्रोजेक्ट पूरा होने तक मैं इस ऑफिस में काम करूंगी। इतना बोलकर इश्की पैर पटकते हुए कैबिन से बाहर चली गई। वहीं आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, सॉरी इश्की, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। फिर आरव मिस्टर बजाज को कॉल करके बोला, इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंडेड कर दो। मिस्टर बजाज बोले, लेकिन सर आपने तो बोला था कि 2 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आरव बोला, यहाँ मालिक कौन है, मैं या आप? तो जो आपसे कहा गया है वो कीजिए। आरव ग्लास विंडो के पास खड़ा था, तभी आरव के पास किसी का फ़ोन आया और वो बोला, बॉस रिया का क्या करना है? आरव बोला, गोली मार दो। तभी आरव को कुछ गिरने की आवाज़ आई। आरव ने पलट कर देखा तो इश्की पीछे खड़ी थी, जिसके हाथ से आरव की बात सुनकर फाइल छूट गई थी। आरव अपनी 2 उंगलियों से माथा रब करते हुए बोला, इश्की रॉन्ग टाइमिंग। इश्की बोली, यू नो व्हाट मिस्टर कपूर, आपको बस यही आता है, किसी की जान लेना, ब्लैकमेल करना, लड़ाई करना। इसीलिए, बस इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे लगा था
मेरे डाइवोर्स की बात करने के बाद शायद आप ये सारे काम छोड़ देंगे, लेकिन आप तो कभी नहीं सुधरेंगे। आरव बोला, आप में मैनर्स नहीं है मिस इश्की, आगे से नॉक करके कैबिन में आना। इश्की गुस्से में आरव को घूरते हुए बोली, मैं तो बस अपना मोबाइल लेने आई थी जो यहाँ रह गया था। इश्की मोबाइल लेकर झटके से चली गई। समर ने इश्की को गुस्से में बाहर जाते हुए देखा तो आरव के कैबिन में आकर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, भाभी अब भी आपसे नाराज है? आरव बोला, नहीं, वो मुझसे नाराज नहीं है। ये सुनते ही समर ने राहत की सांस ली। आरव बोला, वो मुझसे सिर्फ नाराज नहीं है, वो सीधा मुझसे डाइवोर्स मांग रही है और यहाँ भी वो रिजाइन देने आई थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे मामला संभाल लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता इसकी कहीं और जॉब करे और उसकी जान को खतरा हो, क्योंकि अब तक कई लोग जान चुके हैं इसकी मेरी वाइफ है। समर बोला, तो आपने आगे क्या सोचा है? आरव बोला, आगे तो अब तुम्हें और टिया को सोचना होगा मेरी लव स्टोरी को पटरी पर लाने के लिए। सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही होगा समर। समर बोला, अरे भाई प्लीज़ मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। आरव ने समर की तरफ देखकर अपनी आईज विंक कर दी और वो मीटिंग के लिए चला गया। जैसे ही इश्की अपने डेस्क पर बैठी थी, सभी ऑफिस स्टाफ ने इश्की को घेर घेर कर उस पर सवालों की बौछार कर दी। इश्की, तुम सुबह बॉस की कार में क्या कर रही थी? क्या बॉस और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? इश्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो उनके बॉस की वाइफ है, क्योंकि आरव ने ये बताने से मना किया था। तभी एक लड़की बोली, इन जैसी लड़कियों का पैंतरा ही यही होता है, अमीर लोगों को फंसाना और फिर उनके पैसों पर ऐश करना। इश्की बोली, जस्ट शट अप, आप सब होते कौन है मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? दूसरी लड़की बोली, आज तक हमने बॉस को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, लेकिन तुम्हें आए 2 महीने भी नहीं हुए और तुम बॉस के साथ घूमने फिरने लगी। ऐसा कौन सा टैलेंट है तुम में जिससे बॉस तुमसे इम्प्रेस हो गए? ज़रा हमें भी दिखाओ। तभी वह एक बर्फ सी ठंडी मगर भारी आवाज़ गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की? सभी लोग आरव के मुंह से इश्की के लिए वाइफ लफ्ज़ सुनकर शौक थे। फिर आरव इश्की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ, यह है मिसेज आरव कपूर। मुझे पता है आप सभी को ये बात जानकर हैरानी हो रही होंगी, लेकिन यही सच है। मेरी और इश्की की शादी 2 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन इश्की की सेफ्टी के लिए मैंने इस शादी को सीक्रेट रखा था। आई होप आप सभी को अपने जवाब मिल गए होंगे। आरव बुरी तरह से उन सभी लोगों को घूर रहा था जिन्होंने इश्की पर सवाल उठाए थे। वो सभी लोग तुरंत इश्की से एक एक करके माफ़ी मांगने लगे। रात को आरव जब ऑफिस से लौटा, इश्की सोफे पर बैठकर आरव का वेट कर रही थी। आरव के आते ही इश्की बोली, आपने डाइवोर्स पेपर बनवाए या नहीं? आरव रूडली बोला, मेरे पास इसके अलावा और भी काम होते हैं। इश्की बोली, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो मैं खुद बनवा लूँगी। आरव बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं बनवा लूँगा। इश्की बोली, अच्छा, और ये टाइम आपको कब मिलेगा? आरव को इश्की की बातों से तेज गुस्सा आ गया और वो अपने हाथ से इश्की का जबड़ा पकड़ते हुए बोला, बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की, और अपनी ये ज़बान को मेरे सामने थोड़ा काबू में रखा करो, वरना किसी दिन कट जाएंगी। मेरे सामने लोग ज़बान खोलने से डरते हैं और तुम मेरे सामने इतना बोल पा रही है क्योंकि मैंने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी है। अपनी हद में रहो। इतना बोलकर आरव इश्की को झटके से छोड़कर बाथरूम में चला गया। आरव शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा हो गया। शावर के ठंडे पानी से आरव अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इधर रूम में इश्की अपना जबड़ा सहलाते हुए बोली, मेरी ज़बान क्या कोई सब्जी है जो ये काट देंगे? ये इंसान हर वक्त मारने काटने की बात करता रहता है, इसीलिए मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अचानक इश्की को तेज खांसी आने लगी। आरव इश्की को खांसता हुआ देख उसकी कमर रब करने लगता है। क्या हुआ इश्की, तुम ठीक तो हो? तभी इश्की को उल्टी जैसा फील हुआ और वो डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगी। तभी उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। इश्की ने आरव की तरफ देखकर मुड़ी। इश्की के मुंह और हाथ पर खून देखकर आरव की जैसे धड़कन रुक जाती है
और इसकी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ईशी की ऐसी हालत देखकर हर्षवर्धन जी, आरती जी, टिया और समर ईशी के पास आते हैं। आरव ने इस वक्त ईशी का सर अपने थाई पर रखा हुआ था और वो ईशी का चेहरा थपथपाते हुए बोल रहा था, इश्की, इश्की उठो प्लीज। इश्की अपनी अधखुली आंखों से आरव को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव तो जैसे बूंद बन गया था। तभी समर आरव को हिलाते हुए बोला, भाई भाई होश में आइए, हमें भाभी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। समर के हिलाने से आरव होश में आता है और इश्की को गोद में लेकर बाहर की ओर भागता है। आरव इश्की को लेकर कार के पीछे वाले सीट पर बैठ जाता है और समर कार चला रहा होता है। समर आंधी की स्पीड से कार चलाता है और कुछ ही देर में समर हॉस्पिटल के गेट के सामने कार रोकता है। आरव इश्की को गोद में लेकर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर जाता है। समर ने कॉल करके पहले ही सब कुछ अरेंज करवा दिया था। सभी डॉक्टर्स रेडी थे। आरव ने इश्की को स्ट्रेचर्स पर सुला दिया और स्ट्रेचर सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सभी डॉक्टर्स अंदर जाते हैं तो आरव भी उनके साथ अंदर जाने लगता है। तभी समर आरव का हाथ पकड़कर बोलता है, भाई आप अंदर नहीं जा सकते। आरव धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। समर आरव को संभालते हुए बोला, भाई संभालिए अपने आप को, आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो इसकी भाभी को कौन देखेगा। समर की बात मानकर आरव खुद को संभालते हुए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। आरव को इश्की के साथ बिताए हुए एक एक पल याद आ रहा था। इश्की का आरव से लड़ना, बात बात में जिद करना, इश्की के साथ शादी, इश्की और आरव की पहली मुलाकात। आरव को सारे पल एक एक करके याद आ रहे थे। आज पहली बार आरव की आंखों में आंसू थे। इश्की को खोने का डर आरव को अंदर अंदर खाए जा रहा था। आरव को देखकर साफ पता चल रहा था आरव इश्की से कितना प्यार करता है। उसका इश्क अब इबादत बन चुका था। कुछ ही देर में वहाँ टिया, आरती जी और हर्षवर्धन जी भी आ गए। आरती जी और हर्षवर्धन जी आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप खड़ा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था आरव की हिम्मत टूटती जा रही थी। टिया समर के गले लगकर रो रही थी और समर उसे दिलासा दे रहा था। पूरे 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और आरव ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इश्की कैसी है, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर बोले, देखिए हमसे जितना हो सकता था हमने किया। अभी आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। आरव बोला, लेकिन इश्की को क्या हुआ? क्या हुआ था? मेरा मतलब है सुबह तो इश्की बिल्कुल ठीक थी, ना ही उसे ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, तो फिर अचानक खून की उल्टी और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर बोला, मिस्टर कपूर, उनकी ये हालत किसी बीमारी के चलते नहीं हुई है। आपकी वाइफ को जहर दिया गया है। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों को झटका लगा और सबके मुंह से एक साथ निकला, क्या? डॉक्टर बोले, जी हाँ, आपकी वाइफ को जहर दिया गया था। अगर आप उन्हें सही वक्त पर नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। अब उनके होश में आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो कब तक ठीक हो पाएंगी। ये बात सुनकर आरव का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। टिया बोली, लेकिन हमारे घर में दी को जहर दिया किसने? आरव की आंखें आग उगल रही थी। वो बोला, उसका पता भी जल्द चल जाएगा और वो जो भी है अपने मौत की भीख मांगेगा। अब तक इश्की को आईसीयू में शिफ्ट करा दिया गया था, लेकिन उससे मिलने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई थी। समर, आरती जी, टिया और हर्षवर्धन जी को घर भेज दिया था। समर और आरव पूरी रात कुर्सी पर बैठे रहे। आरव बार बार कांच की विंडो से देख रहा था इश्की को होश आया या नहीं। इश्की बेजान सी आईसीयू में पड़ी थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इश्की को इस हालत में देखकर आरव का दिल जल रहा था। आरव और समर पूरी रात भूखे प्यासे आईसीयू के बाहर बैठे रहे। सुबह 5:30 बजे आरव की आंख लगी। तभी उसका हाथ किसी ने हिलाया। आरव ने एक झटके से आंख खोल दी। एक नर्स आरव को उठा रही थी। सर उठिए, वो आपकी वाइफ को।
आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क इबादत। और मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।